नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो यदि महत्वपूर्ण हो तो अपने स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करें ताकि इसका फ़ायदा अन्य दोस्तों को भी मिल सके। तो बात करते हैं केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो खासकर यूपी एवं बिहार पॉलिटेक्निक के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, द्रव्य की कितनी अवस्था होती है। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं द्रव्य होता क्या है। तो ब्रह्मांड में स्थित वे सभी वस्तुएं जिनमें कुछ न कुछ भार हो, जो स्थान घेरती हों, उन्हें ही द्रव्य कहते हैं। जैसे लकड़ी, पानी इत्यादि। अब पूछा इसमें क्वेश्चन में जी द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो इसकी टोटल अवस्था होती हैं 5, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। अब बात कर लेते हैं अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस, चौथा होता है प्लाज्मा, पांचवा होता है बोस-आइंस्टीन संघनन। बोस-आइंस्टीन संघनन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, द्रव्य की सामान्यतः कितनी अवस्थाओं को देखा जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 अवस्थाओं को सामान्यतः देखा जा सकता है। जैसे पहला अवस्था होती है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। इन्हीं 3 अवस्थाओं को ही सामान्यतः देखा जा सकता है। अब बात करते हैं ठोस होता क्या है। तो ठोस द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित हो, वो उसे कहते हैं ठोस। बात करते हैं द्रव की। तो द्रव पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु उसका आकार अनिश्चित होता है। जैसे यदि हम एक गिलासा पानी लें यानी कि द्रव लें, तो जिस गिलासे में रखेंगे उसका आयतन तो निश्चित है। यदि एक गिलासा है लेकिन उस गिलासे को नीचे गिरा दें तो पता नहीं किस एरिया में कितना क्षेत्रफल ग्रहण करेगा, इसलिए उसकी आकार अनिश्चित होता है। बात करते हैं तीसरी अवस्था गैस। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, उसे हम गैस कहते हैं। अब बात कर लेते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा यह पदार्थ की चौथी अवस्था है जो मुख्यतः उसमें पाया जाता है। नियान बल्ब में पाया जाता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में पाया जाता है प्लाज्मा। और जो सूर्य की अवस्था है वो दोस्तों प्लाज्मा ही है। सूर्य की अवस्था प्लाज्मा है। बात करते हैं अगले मैंने अवस्था की जो होती है 5वीं अवस्था, बोस-आइंस्टीन संघनन अवस्था। इस अवस्था को भी देखा नहीं जा सकता है समानतः 3 ही अवस्थाओं को हम देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, अशुद्धि की उपस्थिति में द्रव के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि पदार्थ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों बात करते पहले गलनांक होता क्या है। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना यानी कि पिघलना शुरू हो जाता है, उसे हम उस ताप को गलनांक कहते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं गलन। तो यदि हम इसमें पदार्थ में अशुद्धि मिला दें तो उसका गलनांक दोस्तों कम हो जाता है। दोस्तों यदि गलनांक की जगह क्वथनांक दिया हो तो एकदम सेम इसके उल्टा होता है। क्वथनांक दिया रहेगा तो क्वथनांक में यदि क्वथनांक हो तो बढ़ जाएगा, उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। यदि अशुद्धि की उपस्थिति में द्रव्य के क्वथनांक पर प्रभाव पूछे तो प्रभाव उसका बढ़ जाता है। यदि गलनांक पर है तो गलनांक वाला उत्तर होगा बी, कम हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, अशुद्धि की उपस्थिति में द्रव के हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं हम हिमांक होता क्या है। हिमांक वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव्य अपनी द्रव अवस्था से, यदि कोई पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उस ताप को कहते हैं हम हिमांक। जैसे जल का हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब बात कर लेते हैं इसका क्वेश्चन की। तो अशुद्धि की उपस्थिति में द्रव्य के हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका भी आंसर ऑप्शन ए होगा, कम हो जाता है यदि अशुद्धि मिला दिया जाए तो।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से ऊर्ध्वपातज नहीं है। दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हुआ लिखने में, यहाँ पर होगा निम्न में से ऊर्ध्वपातज हैं, नहीं होगा दोस्तों, नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी। अब जान लेते हैं दोस्तों ऊर्ध्वपातज तो पदार्थ है, यानी कि ऊर्ध्वपातन की क्रिया क्या होती है। तो कुछ ठोस पदार्थ ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिन्हें हम गर्म करें, यानी कि उन्हें जलाएं तो द्रव अवस्था में बदले बिना गैस अवस्था में बदल जाते हैं, तो इसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं इस प्रक्रिया को। जैसे हम कपूर को जलाएं तो द्रव अवस्था में बदले बिना गैस में बदल जाता है, नमक को जलाएं, नौसादर को जलाएं, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि निम्न में से ऊर्ध्वपातज है, यानी कि ये सभी ऊर्ध्वपातज ही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द्रव्य का ताप बढ़ने पर उनकी अणुओं की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गतिज ऊर्जा की। तो दोस्तों यदि अपने दोनों हथेली को, पंजे को आपस में रगड़ा जाए तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन की प्रक्रिया थोड़ा बढ़ जाती है। इसी प्रकार यदि हम किसी द्रव्य को गर्म करें तो वही हलचल तो उसके अंदर भी होना चाहिए ना, इसीलिए उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से अधातु नहीं है। बात कर लेते हैं दोस्तों अधातु होती क्या है पहले। तो वह तत्व, वह पदार्थ जो धातुओं के गुण से विपरीत गुण रखते हों। जैसे धातु में गुण क्या क्या होता है, धातु में चमक होती है, धातु में तन्यता का गुण होता है, धातु में आघातवर्धनीयता का गुण होता है, लेकिन ये सभी गुण अधातु में नहीं पाई जाती हैं। अब बात कर लेते हैं निम्न में से अधातु नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मरकरी, क्योंकि मरकरी एक धातु है, इसमें चमक पाई जाती है, इसमें तन्यता का गुण होता है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों अन्य ऑप्शन की। तो सल्फर दोस्तों प्याज और लहसुन में पाया जाता है, इसी की वजह से मैंने उसको काटते समय आँख से आंसू निकलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन इसी की वजह से हम लोग जीवित भी हैं, ऑक्सीजन की वजह से, जिसकी वायुमंडल में मात्रा 21% है। बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन यानी कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु ऑक्सीजन ही है दोस्तों। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन के बाद कौन सी आती हैं। तो ऑक्सीजन के बाद दोस्तों सिलिकॉन मिलता है सर्वाधिक मात्रा में, सिलिकॉन, उसके बाद मिलता है एल्यूमिनियम। चलते हैं दोस्तों अन्य ऑप्शन की बात करते हैं। तो करते हैं ब्रोमीन भी एक अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं अगले ऑप्शन की, मरकरी। तो मरकरी तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन की, लेकिन मरकरी ये भी सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है जो मुख्यतः थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन उपधातु है। उपधातु तो दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा ए सभी उपधातु। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं उपधातु है क्या। तो वे तत्व, वे पदार्थ जिनमें धातु एवं धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं उपधातु। जैसे आर्सेनिक भी उपधातु है, जर्मेनियम भी उपधातु है, एंटीमनी भी उपधातु है। दोस्तों ये तीनों ही उपधातु हैं। अब बात कर लेते हैं आर्सेनिक। तो आर्सेनिक जैसे कोका कोला में पाया जाता है। जर्मेनियम का उपयोग दोस्तों अर्धचालक बनाने में काम आता है, जैसे पीएनपी संधि का बनाना हो तभी जर्मेनियम का उपयोग करते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु दोस्तों, अधातु ध्यान दीजिएगा। तो अधातु में हो जाए आपका ऑक्सीजन, सर्वाधिक मात्रा में अधातु ऑक्सीजन के बाद जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो है सिलिकॉन। उसके बाद है एल्यूमिनियम, चूँकि दोस्तों सिलिकॉन धातु है और एल्यूमिनियम भी धातु है। यदि क्वेश्चन इस तरह पूछ ले, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो तत्व में ऑक्सीजन, तब भी आंसर ऑक्सीजन होगा, लेकिन इसके बाद होगा सिलिकॉन, इसके बाद होगा एल्यूमिनियम। अब बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो जल बनता है। यदि क्वेश्चन इस तरह हो, हाइड्रोजन को हम वायु में जलाते हैं तो क्या बनता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों जल बनता है, जल।
बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, एल्युमिनियम। तो भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला यह धातु है दोस्तों, धातु, यह धातु है एल्युमिनियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा युग्म यौगिक को प्रदर्शित करता है? तो पहले जान लेते हैं हम यौगिक क्या होता है। तो 2 या 2 से अधिक तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे ही यौगिक कहते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो बनता है हमारे पास H2O, क्योंकि हाइड्रोजन भी तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है, लेकिन यह जल बनता है, यह यौगिक है। जैसे हम सोडियम को ले लें और क्लोरीन को ले लें तो बनता है नमक NaCl, ये भी यौगिक है। तो बात करते हैं इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पानी और साबुन। पानी और साबुन, क्योंकि पानी का सूत्र होता है H2O और साबुन का सूत्र होता है दोस्तों C17H35 COO Na। यदि दोस्तों यहाँ पर Na लिखा हो तो सोडियम का साबुन होगा, यदि पोटेशियम लिखा हो तो पोटेशियम का साबुन होगा। दोस्तों पोटेशियम का साबुन मृदु साबुन होता है, सोडियम का साबुन कठोर साबुन होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से उत्फुल्ल पदार्थ है। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं हम उत्फुल्ल पदार्थ होता क्या है। उत्फुल्ल पदार्थ होता क्या है? तो वे पदार्थ जिन्हें वायु में रखने पर अपना कुछ मात्रा अथवा संपूर्ण मात्रा ही वायु को दे देते हैं, उन्हें उत्फुल्ल पदार्थ कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा हरा कशिश, यानी कि फेरस सल्फेट। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो निर्जल दिया है निर्जल कापर सल्फेट, निर्जल कापर सल्फेट, निर्जल कापर सल्फेट, बिना बूझा चूना, निर्जल सोडियम कार्बोनेट। इस दोनों दोस्तों तीनों के तीनों ही आर्द्रताग्राही पदार्थ हैं। अब जान लेते हैं आर्द्रताग्राही पदार्थ होते क्या हैं। तो वे पदार्थ जिन्हें वायु में रखने पर वायु से नमी को ग्रहण कर लें, उन्हें आर्द्रताग्राही करते हैं, और ये नमी को ग्रहण करके हाइड्रो तथा हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इसलिए तीनों ही आर्द्रताग्राही हो जाएंगे और हरा कशिश इसका सही जवाब होगा, जो उत्फुल्ल पदार्थ है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, प्रस्वेद पदार्थ होता क्या है, यानी कि प्रस्वेद पदार्थ क्या है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों प्रस्वेद पदार्थ है, इसका सही जवाब होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों प्रसिद्ध पदार्थ है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका सही जवाब होगा। अब बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की, फिटकिरी। तो इसमें भी जल है, तो यह उत्फुल्ल पदार्थ है फिटकिरी। इसे द्विक लवण भी कहते हैं, फिटकिरी को द्विक लवण भी कहते हैं। फिटकिरी का उपयोग जहाँ कट जाता है तो वहाँ पर लगा, जैसे खून को रोक देता है, और फिटकिरी का उपयोग जल शोधन में भी किया जाता है। बात करते हैं धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10, डेकाहाइड्रेट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, निर्जल सोडियम कार्बोनेट। ये भी दोस्तों है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट भी है उत्फुल्ल पदार्थ। निर्जल सोडियम कार्बोनेट उत्फुल्ल पदार्थ है, धावन सोडा भी उत्फुल्ल पदार्थ है, फिटकिरी भी उत्फुल्ल पदार्थ है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रसिद्ध पदार्थ हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है 13। स्पिरिट को हथेली पर रखने से ठंडा होता है, यानी कि ठंडा महसूस होता है, क्यों? तो इसका सही जवाब होगा यह अत्यधिक वाष्पशील द्रव है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है 14। अंतराणुक बल सबसे अधिक होता है, अंतराणुक बल अधिक होता है ठोस में सबसे अधिक अंतराणुक बल ठोस में होता है, उसके बाद होता है द्रव में, उसके बाद होता है गैस में। तो इसका सही जवाब होगा ठोस, अंतराणुक बल सबसे अधिक ठोस में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 15। ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। अब बात करते हैं दोस्तों, समझने वाली बात है, ठोस को हम जब गर्म करते हैं तो पूछ रहा है किसमें ठोस को गर्म करें, द्रव को गर्म करें एवं गैस को गर्म करें, तो सबसे पहले कौन सा गर्म होगा? तो सबसे पहले हमारे हिसाब से गैस गर्म होगा, क्योंकि इसमें अणु दूर दूर होते हैं, द्रव में उससे कम दूरी पे होते हैं, ठोस में तो एकदम पास होते हैं। तो पूछा है ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है गैस के अणुओं से अधिक, ये भी गलत है। द्रव की अणुओं से अधिक, ये भी गलत है। गैस के अणुओं के बराबर, ये भी गलत है।
द्रव की अणुओं से कम, ये होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। तो ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है द्रव की अणुओं से कम होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो उपयोगी हो तो इसे अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।